तो हम बात करते हैं किसकी बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? देखो बेटे, इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या? चार्ज। स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, है ना? जैसे चार्ज कहीं पे रखा हुआ, रेस्ट पे है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। सर ये चैप्टर चार्ज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स आ रहा। ये वाला नहीं आ रहा है। नो ये सर, ये भी आ रहा है और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है सर। नहीं, क्वेश्चन में जाके देख, सारे चैप्टर आ रहे हैं। ये नहीं आ रहा। सर हमारे टेस्ट का नहीं पोर्शन आ भी नहीं रहा। आया अभी तक हाँ हमारे तब ये कॉलेज नहीं का। आ रहा। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है सर। हाँ तो वो पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स ना। हम्म। इस- इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। देखिए बेटा, क्या होता है जी? तो करंट को कैसे डिफाइन करते हैं अपन? करंट थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो डिफाइन करते, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per second through that surface. Is the amount of charge flowing per second through that surface. इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब I is basically Q by T. If Q is amount of charge that flows through a surface in T time. Amount of charge that flows through a surface in T time. तो T time में Q चार्ज फ्लो होता है तो एक सेकंड में कितना फ्लो होगा? Q डिवाइडेड बाय T। हाँ,
amount of charge that flows through a surface in t time. अगर q चार्ज t टाइम में फ्लो होता है तो 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा बेटे? q डिवाइडेड बाय t. अब देखो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो जो कन्वेंशन है वो क्या कहता है? कन्वेंशन ये कहता है कि करंट in the direction of flow of positive charge is defined as positive. Current in the direction of flow of positive charge is defined as positive. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये कोई एक कंडक्टर है बेटा, और इस कंडक्टर में कोई हमसे यूं कहे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटे? लेफ्ट साइड। और ये जो है ये कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन है और हमसे कहा जा रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू any cross section of wire per second. So what is the current in the wire? And what is the current in the wire? तो कैसे लिखेंगे बच्चों अपन? करंट इन द वायर को कैसे लिखेंगे बच्चों? Q by T. यस सर। 1 मोल। तो यहाँ पे NQ by Ti। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? अगर हम देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज
negative of -1 1.6 into 10 हाँ सर raised to minus 19 coulomb. माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सर इतना Mole into times of the हाँ सर charge of an electron. इसको वो जो एवोगैड्रो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दें, है ना? तो इतना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड, तो करंट कितना आ जाएगा बेटे? करंट आ जाएगा, चार्ज बाई टी होता है, तो -1.6 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 कूलम पर सेकंड। और ये किधर जा रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना? या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 96.32 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 कूलम पर सेकंड। 96.32 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 कूलम पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। सर वो 9.632 हुआ, वो -9.632 हुआ। -9.632, yes. है ना? तो करंट को हम पता है क्या है, ऐसे नहीं बताते, मतलब नेगेटिव करंट की बात नहीं करते हैं अपन, तो क्या बोलते हैं भाई, अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी करंट फ्लो हो रहा है तो हम ये कन्वेंशन यूज करते हैं कि भाई हम कह देते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव करंट किधर फ्लो हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन, है ना? इफ negative charges are flowing towards in one direction, then positive current is said to be flowing in opposite direction. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? Amperes. एम्पियर। एम्पियर। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। इट इज अ स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट कैसी होती है बेटे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? अच्छा, अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए बच्चों कि कोई ऐसे ही कोई रैंडम कोई ट्यूब है ना? सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड। अच्छा, हाँ। डन सर।
Done, sir. क्या है? ये मान लीजिए कोई ट्यूब, और इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल है, आ गए हैं कहीं से, वो अल्फा पार्टिकल भी फ्लो हो, और अल्फा पार्टिकल्स तो जा रहे हैं किधर? राइट डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं किधर? लेफ्ट डायरेक्शन। और हमें दिया हुआ है क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लेफ्ट में जा रहे हैं, और 1 मोल अल्फा पार्टिकल पर सेकंड राइट में जा रहे हैं। तो हमें पता लगाना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एरिया। ये जो एरिया हमें दिखाया गया है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। देखो, अल्फा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना? अल्फा पार्टिकल is nothing but nucleus of helium. सर हम्म, फिर अल्फा में तो 2 टाइम्स चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, तो इसका मतलब दैट इज, इसके पास चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू प्लस 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs। है ना? तो अब देखो, करंट को हम कैसे लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, ये तो हो गया एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल से, तो वो आ जाएगा 6.02 into 10 की पावर 23। तो 1 मोल में इतने अल्फा पार्टिकल है। ये पर सेकंड इतना फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा कि, मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, माइनस कर दूं किसको? -1.6 into 10 की पावर माइनस 19 into 6 into 10 की पावर 23, ऐसा कर सकते हैं क्या? माइनस ऑफ माइनस
यस सर। है ना भाई, अल्फा पार्टिकल राइट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं, तो नेट करंट निकालने के लिए I1 माइनस I2 करना पड़ेगा, और I2 जब लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो खुद नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस। तो बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा जी कितना, 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये तो दोनों में ही आ रहा है। इंटू 3। तो ये कितना आया था जी हमारा, 9.632 इंटू 10⁻⁴। इसको तो कॉमन ले लो, फिर 2 + 1 बच जाएगा इधर, तो इंटू 3 और कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 की 8, हाथ में लगाइए, 28.89 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर सेकंड ऐसा आ जाएगा। क्यों बेटे, ट्वेंटी 28.9 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलिए बच्चों, यस सर। कोई डाउट? यस सर, नो सर। ओके, सर नीचे का पेज दिखो ना। हाँ बेटे, हो गया। हाँ सर। अब देखो बेटे, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर्स में क्या होता है बेटे, कंडक्टर्स है a very large number of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। free electrons। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बेटे, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं जो कि एटम से बॉन्डेड होते हैं, एटम के मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही हैं, लेकिन जैसे हर एटम में से एक एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या मतलब आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, वो एटम से या न्यूक्लियस से अटैच नहीं रहता, उसके अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, वो अलग हो जाता है। और अलग होकर के क्या है, अब वो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को बिलोंग नहीं करता, अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इट इज शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द एटम्स ऑफ द लैटिस। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बेटे, अच्छा हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या,
free electron density. स्मॉल n सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume. It is the number of free electrons per unit. It is the number of free electrons per unit volume. It is the number of free electrons per unit. ये जो है ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा. It will be different for different metals. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे होते हैं? तो देखो, एट एनी टेम्परेचर by virtue of their thermal energy, these free electrons are in a state of constant random motion. हाँ? मतलब अगर मैं इसके अंदर किसी एक इंस्टेंट पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं बच्चों, तो क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे, कुछ नीचे जा रहे होंगे, कुछ ऐसे जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे. इस तरह से मूव कर रहे हो, है ना? ऐसे मूव कर रहे होते हैं कि जैसे अगर मान लो आप कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लो, तो उस क्रॉस सेक्शन से किसी भी कोई नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा किसी भी टाइम में. जितना चार्ज राइट डायरेक्शन में चला जाएगा उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में भी चला जाएगा, सच दैट no net flow of charge takes place through any cross section. किसी भी क्रॉस सेक्शन से कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा होता. अच्छा ध्यान दो, ये रैंडम मोशन में जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in random motion is 10⁴ meter per second.
1 kilometer per second. हम्म, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको मूव करवाना, करंट तो कब फ्लो होगा बेटे, जबकि किसी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उसी को तो हम करंट कहेंगे ना। यस सर। किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्या होना चाहिए, नेट फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और वो फोर्स कैसे हम अप्लाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी और विद द हेल्प ऑफ अ सेल, है ना। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना? नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग चीज है, वो फोर्स नहीं है एक्चुअली। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, ये अभी अपन पढ़ेंगे आगे चल करके। वो एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। उसका नाम में भले ही फोर्स आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में फोर्स नहीं होता, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अब देखो, जब इस when a voltage source जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सर्किट सिंबल ऑफ सेल होता है ना। ये क्या है, एक सेल। इस इसकी क्या कैपेबिलिटी है कि इसका एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरा टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होता है, उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है बच्चों, अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना। तो पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। हाँ सर। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। सर वो V क्या है? क्या बोल रहे हो बेटे? वो V क्या है? वी वही है, ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इस पॉइंट को मैं ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो V है इसकी SI यूनिट होती है इस जूल पर कूलम, वोल्ट होता है ना। और 1 जूल पर कूलम को वोल्टेज। भी क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अच्छा। है ना। जूल मतलब पोटेंशियल एनर्जी और कूलम मतलब चार्ज। तो पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटे? पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। अब देखो क्या होता है बेटे कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना। तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है क्या? इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अगर मान लीजिए वेक्टर एफ इज फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कहोगे? एफ अपॉन क्यू। या अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बता दे कि साहब इतना न्यूटन पर कूलम है, तो आप किसी क्यू चार्ज पे फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। कई बार समझ में आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस कंडक्टर की लेंथ L है, तो V बाई L लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इक्वेशन क्या बताती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना।
मतलब जैसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे ये हाई पोटेंशियल है तो ये वाला एंड भी हाई पोटेंशियल पे कर देगा, ये एंड लो पोटेंशियल पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों, लेफ्ट साइड में ना। लेफ्ट साइड। उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा। अच्छा, वो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्री बैठे हुए थे क्या वो? देखो, वो वैसे मूव करने के लिए तो फ्री है, लेकिन उनकी अपनी अलग लाइफ चल रही है एक। वो टेम्परेचर की वजह से उछल कूद कर रहे हैं ना। अब क्या होता है, when electric field is applied in a conductor, it exerts force on the electrons of the conductor, and the free electrons of the conductor start drifting opposite to the direction of applied electric field. Start drifting opposite to the direction of applied electric field. ये सर ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या बोल रहे हो आप? ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हो? सीधा लिख देते, दे स्टार्ट मूविंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटे, क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के मोशन में ऑलरेडी हैं, किस तरह का मोशन कर रहे होते हैं बेटे इलेक्ट्रॉन्स? Random. रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मान लो आपने कहा साहब मैंने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब वो फोर्स की वजह से क्या होगा, अचानक से इनकी हाई स्पीड जो है वो गायब थोड़ी हो जाएगी। टेम्परेचर तो अभी भी कंडक्टर का है, ये स्पीड सर बस टेम्परेचर उसको की डायरेक्शन मिलेगी ना। उसको थोड़ा सा मतलब डायरेक्शन चेंज करने लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो वो थोड़ा अब ऐसा ऐसा जाने लग जाए, समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था वो थोड़ा इधर जाने लग जाए, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था वो अब थोड़ा इधर जाने लगे, जो ऊपर जा रहा था वो भी थोड़ा कर्व पाथ में होकर के ऐसे जा, जो ऐसे नीचे जा रहा था वो भी। क्या ये बात समझ में आ गई?
तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन अपना पुराना मोशन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फोर्स भी लगेगा। तो अब इसको हम बोलते हैं कि नाउ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be a superposition of their random motion due to thermal energy सुपरपोजिशन and accelerated motion due to electric field. सर सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन मतलब काइंड ऑफ एडिशन। मतलब एक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर मैं बताऊं तो होता है वो कैसा होगा। मान लो वो ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने राइट में अप्लाई किया, उस पे फोर्स लेफ्ट में लगा, तो उसका पाथ थोड़ा सा कर्व होना लेफ्ट की तरफ चालू हुआ। ठीक है, अब देखो क्या है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस पोजीशन पे जाकर के उसका किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो, और टक्कर होने के बाद उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाए। समझ रहे हो? फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो अभी भी लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसे लेफ्ट में ले जाने की कोशिश करेगा। फिर वो थोड़ा जाएगा, उतने में फिर से उसकी टक्कर हो जाएगी। अब के बाद टक्कर के बाद वेलोसिटी मान लो कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर अपना काम करेगा, उसको लेफ्ट की तरफ लेकर जाएगा, और वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ गया ही है, उतने में फिर उसकी टक्कर हो गई, और टक्कर होने के बाद अब के वेलोसिटी ऐसी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर अपना काम करेगा, इसको क्या है थोड़ा सा इधर घुमाएगा, जैसे ही थोड़ा सा गया वैसे ही फिर टक्कर हो गई, अब वेलोसिटी इधर हो गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा, उसको लेफ्ट की तरफ लेकर के जाएगा। तो क्या समझ पा रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा? ये ऐसे रैंडम कर्व कर्व टाइप के पाथ में जाता रहेगा, लेकिन लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में एक डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना, तो इलेक्ट्रॉन की टक्करें तब भी हो रही होती, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही होती, और वो घूम फिर के बार बार में सेम पॉइंट पे आ रहा होता। समझ रहे हो बेटे? लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसका धीरे धीरे एक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चालू हो जाए। हो जाएगा कि नहीं? इसको बोलेंगे कि वो ड्रिफ्ट करना चालू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे डिस्प्लेस होना चालू हो गया। ओवरऑल we can say that net displacement of electrons will take place opposite to
इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। है ना? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये S हुआ है और इतना डिस्प्लेसमेंट होने में टोटल टाइम T लग गया है, तो हम S बाई T को क्या बोलते हैं बेटे? S बाई T को कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? इसको क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड। बोलिए जी। यस सर। अच्छा, एक टर्म और हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। It is time interval between two successive collisions of an electron. Time interval between two successive collisions of an electron. इसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है टॉ। एक इलेक्ट्रॉन के जो सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे पहला कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन इधर हुआ, तो सर इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो रिलैक्सेशन टाइम। इन दोनों के बीच का टाइम होगा वो रिलैक्सेशन। इधर से इधर तक का टाइम एक रिलैक्सेशन, यहाँ से यहाँ तक का टाइम एक रिलैक्सेशन टाइम, इधर से इधर तक का टाइम एक रिलैक्सेशन टाइम। हाँ बोलिए बेटे। सर वो रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट किया है? टॉ, टॉ, TAU, टॉ ग्रीक सिंबल है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा, सीटा, ये सब होता है ना, उसी तरह से एक होता है टाउ, TAU, टॉ। ग्रीक लेटर, ग्रीक। ओके सर। ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। As temperature increases, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटे, है ना? इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि आपसे कहा जाए कि
when no electric field is applied in a conductor, तो हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन में दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, है ना? या दूसरा ऑप्शन दे दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर in motion with very small speed। तीसरा दे दिया free electrons are in random motion with very high speed। चौथा कुछ दे दिया। तो इसका सही आंसर क्या है? Random motion very high speed. random motion with very high speed, है ना? और साथ ही साथ ये इसलिए भी जरूरी है कि हमें इन्हीं सब डिस्कशन से समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्यों होता है, क्या होता है, कितना होता है। मतलब हमारे दिमाग में ऐसी इमेज नहीं बननी चाहिए कि साहब इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री थे, कंडक्टर के अंदर आराम से बैठे हुए थे, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उनने कहा अरे इलेक्ट्रिक फील्ड, भागे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होता। वो पहले से ही कुछ ना कुछ उछल कूद कर रहे हैं। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या है, वो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उनको धीरे धीरे इधर लेकर के जाएगा। फिर वो वापस रैंडम मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना प्रयास कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना, 10th क्लास के बाद हमारे पास बच्चे आते हैं 11th में पढ़ने, तो क्या है, उनका एक अलग जीवन चल रहा है। वो उनकी सोसाइटी में दोस्त हैं, स्कूल में दोस्त हैं, म्यूजिक भी कोई सीख रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कर रहे हैं सब। और वो जब टीचर आया तो वो टीचर क्या काम करेगा, उनको हफ्ते में रोज 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 थोड़ा थोड़ा किधर की तरफ पुश करेगा, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा पढ़ाई। टीचर का काम फिक्स है, वो 10 बातें नहीं करेगा, वो बस रोज एक ही बात करेगा, पढ़ाई 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 पढ़ाई। स्टूडेंट का अलग जीवन भी चल रहा है, पर वो धीरे 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 रोज उस पढ़ाई की तरफ लेकर के जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन से वो उछल कूद कर रहा है, कभी दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है, कभी स्पोर्ट्स खेल रहा है, कभी म्यूजिक सुन रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का काम फिक्स है। वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में धीरे इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. है ना? अब देखो, अगर हमें ये ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? जैसा कि मैंने बताया था, ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसा हो जाएगा ना बेटा, है ना? अब देखो, मान लेते हैं कि हम एक ऐसा टाइम कंसीडर करते हैं जिसमें n रिलैक्सेशन टाइम आ रहे हैं। कंसीडर अ टाइम इंटरवल विच कंसिस्ट ऑफ n रिलैक्सेशन टाइम। t such that t is equal to n times of relaxation, t is equal to n times of relaxation। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? तो
देखो क्या क्या हुआ होगा बेटे, कोई एक पर्टिकुलर रिलैक्सेशन टाइम चालू हुआ, जैसे ये वाला टाइम चालू हुआ, ये वाला। अब ये टाइम चालू होते समय इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी तो पता नहीं किसी और डायरेक्शन में ही है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मान लेता हूं u1 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u1 वेक्टर इंटू टाइम इंटरवल लगा टाउ प्लस हाफ, जो उसका एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को क्या लिख दूंगा, फोर्स। फोर्स लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ये फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम का स्क्वायर। तो ये आ गया S1 वेक्टर प्लस, फिर S2 वेक्टर लिख देते हैं, U2 वेक्टर इनटू टाउ प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस ई वेक्टर बाय m इनटू फिर टाउ का स्क्वायर। देखो अगला रिलैक्सेशन टाइम जब चालू हुआ तो वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में आ गई ना बेटा, है ना। तो अगले टाउ इंटरवल के लिए, इस वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी को, इसको काउंट करेंगे यहाँ पर। बोलिए बच्चों, यस सर। ये समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ सर। हाँ सर। है ना। ऐसे ऐसे चलता जाएगा आपके पास, n बार तक चलता जाएगा, un वेक्टर इंटू टाउ प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस ई वेक्टर बाय m इंटू टाउ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या कर देंगे, टोटल टाइम। तो हमने n रिलैक्सेशन टाइम लिए, तो n टाइम्स टाउ से डिवाइड कर दें इसको, क्यों बेटे। यस अब देखो यहां से क्या होगा आपके पास, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर, ऐसा करते करते un वेक्टर तक वाली टर्म एक साथ आ जाएंगी और टाउ उसमें से कॉमन आ जाएगा, और फिर आगे क्या करेंगे, हाफ माइनस ई वेक्टर बाय m इंटू टाउ स्क्वायर। ये टर्म बार 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 आएंगे, कितनी बार आएंगे, ये n बार, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दें क्या बच्चों, बोलिए। और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा n टाइम्स टाउ से। अच्छा ये वाले सारे वेक्टर मिलकर के 0 हो जाएंगे क्या बच्चों, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी का मतलब यही तो है, यस सर। कभी राइट में कभी लेफ्ट, कभी प्लस आई कैप कभी माइनस आई कैप, कभी प्लस जे कैप कभी माइनस जे कैप, कभी आई कैप प्लस जे कैप कभी माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो ये सब एडिशन होकर के कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास जो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आ जाएगी वो, अच्छा यहाँ पर n टाउ से एक n टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस ई वेक्टर इंटू टाउ डिवाइडेड बाय m, है ना। और ये माइनस ई वेक्टर क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू ई वेक्टर, क्यों बेटे। Direction of drift velocity of electrons is opposite to E vector. और मैग्नीट्यूड की बात करें, ड्रिफ्ट स्पीड सिर्फ अपन कहें
तो वो तो क्या हो जाएगा, ई टाउ, एक 2 भी है यहाँ पर, बाई 2। अब देखो E और M जो है ना, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, इन फैक्टर्स पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेगी। आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है जो डिस्प्लेस करा रहा है। और रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा रहेगा तब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा टाइम मिलेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में। इज इट क्लियर बच्चों? सर सबसे वो ऊपर वाला स्टेप है ना ये पेज पे, वहाँ पे पहले वाले टर्म का टाउ भी कटेगा ना? वो तो जीरो ही हो गया ना बेटे, अच्छा हाँ सर, ये पूरा तो जीरो ही हो गया, इसको तो आप ओके हटा सर, ही ओके दो। सर। अब देखो एक बार ये ड्रिफ्ट स्पीड को, इसको हम वीडी सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जनरली पता है कितने ऑर्डर की होती है? ड्रिफ्ट स्पीड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, है ना? अब एक बार ये ड्रिफ्ट स्पीड हमें पता चल गई, तो देखो हम क्या है, करंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म्स में बात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें कहा जाए कि n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो और इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ ड्रिफ्ट स्पीड। vd की ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो एक सेकंड, मान लो t सेकंड में, इन t टाइम इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का हो जाएगा, क्या वो ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? बोलिए बच्चों। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो यहां से vd इंटू टी डिस्टेंस तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब के सब इस एरिया को क्रॉस कर जाएंगे ना बेटा, टी टाइम में। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लें अपन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका ए मान लें तो क्या है, ये जो वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एरिया को क्रॉस कर जाएंगे ना बेटा, इन टी टाइम।
तो all the electrons present in the volume कितना A multiplied by VD into T will cross the given area in T time। इस गिवन एरिया को T टाइम में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम। क्या ये एन ए इंटू ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टी इतना आ जाएगा? तो चार्ज कितना आ जाएगा? एन ए ई वी डी टी इतना चार्ज क्रॉस कर जाएगा। तो करंट को कैसे लिख देंगे बच्चों? Q बाई टी। तो एन ए ई वी डी टी डिवाइडेड बाई टी कर दें तो करंट आ जाएगा। टी से टी कैंसिल हो गया, तो करंट की क्या वैल्यू आ गई बेटे? एन ए ई वी डी। क्या ये करंट आ गया जी? एन ए ई वी डी है ना। ये करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन है बच्चों। I इक्वल टू एन ए ई वी डी। I इक्वल टू एन ए ई वी डी। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर ये आई का फॉर्मूला हो गया ना फिर? जैसे आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी एक और एक फॉर्मूला हो गया ना? ये आई का एक और फॉर्मूला हो गया। हाँ सर। ये आई का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। और ये क्या है? सिर्फ कंडक्टर में ही लग रहा है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये सिर्फ कंडक्टर में ही लग रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? आई इक्वल टू एन ए ई वी डी। ये फॉर्मूला रहेगा किसका? करंट का, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, या इसको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडी इज ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को पता है क्या है? हम ऐसे भी लिख लेते हैं, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ये आ जाएगा एन ई वी डी के बराबर। और करंट डिवाइडेड बाय एरिया को क्या लिख देंगे? करंट डेंसिटी। तो ये आ जाएगा एन ई वी डी के बराबर। सर ये जे क्या है? जे को बोलते हैं बेटे करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया। इट इज करंट per unit area. Current density, it is current per unit area. ओके सर। देखो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। J is current density, it is a vector quantity. Current density is a vector quantity. Current density is a vector quantity. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटे? डायरेक्शन इज in the direction of current. Or opposite to the direction of flow of electrons. Opposite to the direction of flow of electrons. ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? अगर आपको एक वायर में करंट दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, तो क्या अपन उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं? किस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं? क्यों बेटे? क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ओके बच्चों, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना? सर एक मिनट। हाँ यस सर हो गया। ओके।
ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। Thank you, sir. बाय सर। Right.